यहाँ पर एक दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब जब हमारा प्रोडक्ट का ये फंक्शन कॉल होगा तब तब इन सारे वेरिएबल्स का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। यानी कि ये फंक्शन कॉल जो कि हमने प्रोडक्ट 2 के लिए की है इसके लिए एक अलग से सेल्स काउंट का वेरिएबल क्रिएट होगा और वो अपनी वैल्यू को अलग से लेकर चलेगा। तो अगर हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट में हम एक कस्टम कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बना सकते हैं और जब हम उस फंक्शन को यूज करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की वैल्यू हमारा नया कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाएगी और एक तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्ट की बेस टाइप के तौर पर काम करेगी। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है इससे पहले हम न्यू का एक कीवर्ड यूज करेंगे और ये हमारे लिए इस फंक्शन में पॉपुलेट होने वाले दिस केस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनाकर हमें रिटर्न कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, इस चैप्टर में हम अपने प्रोजेक्ट की रीफैक्टरिंग पर कुछ काम करेंगे और इस प्रोसेस में जावास्क्रिप्ट का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट है उसे कवर करेंगे और एक प्रैक्टिकल वे में अपने प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस टास्क को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 14 कर देते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में ओपन करेंगे और अपनी index.html फाइल को हम VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। राइट साइड पर हमने अपना कंसोल ओपन कर लिया है और अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो लास्ट चैप्टर में हमने इन नंबर्स की फॉर्मेटिंग पर काम किया था। वापस चलते हैं अपने एडिटर में और यहाँ से अपनी property.js फाइल खोल लेते हैं। तो दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि कैसे हम numeral.js की इस लाइब्रेरी को यूज़ करके अपनी प्राइस और उसके साथ साथ अपने फ्लोर की वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम इसी कोड को थोड़ा सा रीफैक्टर करेंगे और इसी प्रोसेस में ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस के बारे में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि हमने ये काम यहाँ पर क्यों किया है। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी प्राइस को अपनी प्रॉपर्टी के एक्चुअल ऑब्जेक्ट में एज अ नंबर स्टोर कर रखा है और इसे एक यूज़र फ्रेंडली मैनर में दिखाने के लिए हमें यह फंक्शन यहाँ पर यूज़ करना पड़ा। इस काम को अपने इस टेम्पलेट फंक्शन के अंदर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये भी एक परफेक्टली नॉर्मल तरीका है। लेकिन अगर हम एक स्टेप आगे चलें और अपनी इस एप्लीकेशन के फ्यूचर के बारे में सोचें तो हमें ये काम शायद एक से ज़्यादा मरतबा करना पड़े। उसकी एग्जाम्पल के लिए हम वापस अपने ब्राउज़र में चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आइटम्स हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे उस टेम्पलेट के कोड से जनरेट हुए हैं और हमारी प्रॉपर्टी की प्राइस की ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमारी numeral.js की उस फंक्शन कॉल की वजह से यहाँ पर रेंडर हुई है। अब अगर हम एक स्टेप आगे चलें और इसमें से एक प्रॉपर्टी को क्लिक करें तो हमारे पास फ्यूचर में एक प्रॉपर्टी डिटेल्स का पेज आने वाला है और इस पेज में भी आपको ये प्राइस यहाँ पर फॉर्मेटेड वे में दिखानी होगी। तो अगर हम इसको फिलहाल इमेजिन करें कि अगर हमें यही टेम्पलेट जावास्क्रिप्ट के जरिए क्रिएट करके इसे डायनामिक बनाना हो तो इस जगह पर पहुंचने पर हमें दोबारा numeral.js के उस फंक्शन की कॉल करना पड़ेगी ताकि इस प्राइस को हम यहाँ पर एक फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले करा सकें। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये फॉर्मेटिंग का काम हमें फ्यूचर में बार बार करना पड़ सकता है और स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ पर भी हम इस प्रॉपर्टी के डेटा को यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें इस काम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस काम को करने का एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि हम इस फंक्शनैलिटी को अपने प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट पर ही मूव कर दें। तो अगर हम अपनी data.js फाइल में चलें और यहाँ पर ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस फंक्शनैलिटी को स्टोर कराना चाहें तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम प्राइस फॉर्मेटेड रख लेता हूँ। ये एक फंक्शन होगा और इस फंक्शन का काम वही काम होगा जो कि हम अपनी टेम्पलेट में कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पर न्यूमरल के इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस वैल्यू को फॉर्मेट करके हमें रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन ये है कि हम इस प्राइस की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फ़िलहाल 0 की वैल्यू डाल देता हूँ ताकि ये हमें कोई एरर थ्रो ना करे और यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिखता हूँ। इस लॉग स्टेटमेंट में हम एक स्पेशल वेरिएबल पास करेंगे जिसका नाम दिस है। इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करेंगे और वापस अपनी property.js फाइल में चलेंगे और इस बार यहाँ पर हम property डॉट प्राइस फॉर्मेटेड के इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलते हैं और इसके रिजल्ट को देखते हैं।
आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट साइड पर अपने कंसोल में ये पूरा ऑब्जेक्ट लॉग हुआ है और नीचे ये जो आपको एक एरर नज़र आएगा इसको आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि बेसिकली हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्राइस फॉर्मेटेड का ये फंक्शन नहीं है, हमने इसे सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट पर क्रिएट किया है। इसी वजह से बाकी के आइटम्स के लिए ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। अगर हम अपने कोड में देखें तो हम देख सकते हैं कि हमने ये प्राइस फॉर्मेटेड का फंक्शन सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट पर क्रिएट किया है और इसीलिए बाकी के ऑब्जेक्ट्स पर जब ये फंक्शन कॉल आती है तो ये हमें एक एरर थ्रो करता है। इस चीज़ को फिलहाल हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि दिस के स्पेशल वेरिएबल में ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं और दिस का ये वेरिएबल अपने ही कॉन्टेक्स्ट को या इसी पूरे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। तो यहाँ पर इस प्राइस के लिए हम दिस के वेरिएबल से इसकी प्राइस उठा सकते हैं और अब अगर इस लॉग स्टेटमेंट को हम यहाँ से रिमूव करके इस फाइल को सेव करते हैं और वापस अपनी property.js फाइल में चलते हैं और यहाँ पर इस फंक्शन कॉल से आने वाले एरर को फिक्स करने के लिए हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके लिए हम एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और वो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी कि अगर प्रॉपर्टी डॉट प्राइस फॉर्मेटेड एग्जिस्ट करता है तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर एक सिंपल हाइफन का सिंबल यूज़ करेंगे। हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे कि इस पहले आइटम के लिए जिसके ऊपर हमारे पास प्राइस फॉर्मेटेड का फंक्शन मौजूद है, ये प्राइस यहाँ पर फॉर्मेट होकर रेंडर हो गई है। बाकी के सारे आइटम्स के लिए यहाँ पर हाइफन रेंडर हुआ है क्योंकि उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास वो फंक्शन मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हमने अपने इस फॉर्मेटिंग के लॉजिक को अपने प्रॉपर्टी टेम्पलेट के फंक्शन से निकालकर अपने एक्चुअल डेटा के ऑब्जेक्ट पर मूव कर दिया है। अब हम जहाँ कहीं भी इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर मौजूद प्राइस फॉर्मेटेड का ये फंक्शन कॉल करके हम इसकी फॉर्मेटेड वैल्यू ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल मैं डिस्कस करना चाहूँगा और जो शायद आपको पहली बार में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी हो, वो ये कि हमने इस प्राइस फॉर्मेटेड को एक फंक्शन क्यों बनाया है और इसकी जगह पर एक सिंपल प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों नहीं किया। तो उसकी मेन वजह यह है कि प्राइस फॉर्मेटेड की ये वैल्यू एक कंप्यूटेड वैल्यू होने जा रही है जो कि इसी ऑब्जेक्ट की प्राइस की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है और इसको एक्सेस करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस चाहिए। ये रेफरेंस हमें दिस के कीवर्ड के जरिए एक फंक्शन के अंदर ही मिलता है और इसे हम एक सिंपल प्रॉपर्टी में यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं अगर अपने इस ऑब्जेक्ट को फ़िलहाल कॉपी करके यहाँ पर एक नए वेरिएबल में स्टोर करा लूँ और यहाँ पर हम इस प्राइस फॉर्मेटेड को एक सिंपल प्रॉपर्टी बना लें जिसकी वैल्यू हम इस न्यूमरल के फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से हम इस फंक्शन को फ़िलहाल अगर कमेंट करके इसे लॉग करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लॉग हुआ है उसमें हमारी प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू ठीक तरह से कंप्यूट नहीं हुई। इसके वर्क अराउंड के तौर पर एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू को इस ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के बाद सेट करें। तो यहाँ पर इस टेम्प के क्रिएट हो जाने के बाद हम इसकी प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू को सेट कर सकते हैं जो कि इस न्यूमरल के फंक्शन के जरिए कैलकुलेट होगी और इस न्यूमरल की फंक्शन कॉल में हम दिस की जगह पर टेम्प का ही ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आकर टेम्प का ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो हम अगर अब इसे सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि हमारी प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू यहाँ पर सही तरीके से कैलकुलेट हो गई है। अभी भी इस अप्रोच के साथ एक प्रॉब्लम है जिसको देखने के लिए हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं। इस अप्रोच के साथ अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस ऑब्जेक्ट की प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू एक दफ़ा तो हमने यहाँ पर सेट कर दी है, लेकिन अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट की प्राइस की वैल्यू को आगे चलकर चेंज कर दें, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं टेम्प की प्राइस की वैल्यू को ही चेंज कर दूं और इसे फॉर एग्जांपल 100 कर दूं और अब अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि ये प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू वहीं की वहीं है जहां पर ये पहले थी, जबकि हमारी एक्चुअल अंडरलाइंग प्राइस यहां पर चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर हम इस प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू को एज अ सिंपल प्रॉपर्टी यहां पर सेट करेंगे तो हमें ये खुद से इंश्योर करना होगा कि जब जब इसकी अंडरलाइंग प्राइस की वैल्यू चेंज हो तो हम इसकी प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू को भी अपडेट करें। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने इसकी अंडरलाइंग प्राइस की वैल्यू को चेंज कर दिया है तो हमें मैनुअली ये काम दोबारा से करना पड़ेगा ताकि हमारी प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू फिर से नई वैल्यू के मुताबिक अपडेट हो सके। आप देख सकते हैं कि इस बार हमारी प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई है।
तो इस तरीके से अगर आप इस प्राइस फॉर्मेटेड की वैल्यू को एक सिंपल प्रॉपर्टी के तौर पर लेकर चलेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि इसकी अंडरलाइंग वैल्यू जिसकी बेस पर प्राइस फॉर्मेटेड की इस वैल्यू को कंप्यूट होना है, इन दोनों को सिंक में लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर हम एक फंक्शन का यूज़ करें जैसे कि हम पहले कर रहे थे और यहाँ पर कुछ लॉग स्टेटमेंट्स लिखें, तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर पहली लॉग स्टेटमेंट में temp डॉट प्राइस फॉर्मेटेड को कॉल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर temp की अंडरलाइंग प्राइस को चेंज करेंगे और फिर से temp डॉट प्राइस फॉर्मेटेड को कॉल करेंगे और इसी तरह तीसरी बार इस प्राइस को चेंज करके अगर हम यहाँ पर सेम लॉग स्टेटमेंट लिखें और इनके रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे कि हर बार हमारी ये वैल्यू अप टू डेट रहती है। तो यहाँ पर हो कुछ यूँ रहा है कि यहाँ पर जब हमने एक लॉग स्टेटमेंट लिखी तो इसने प्राइस फॉर्मेटेड के इस फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन ने न्यूमरल के इस फंक्शन को कॉल किया और इसके आर्ग्यूमेंट में इस ऑब्जेक्ट की करंट प्राइस को पास किया। इसी तरह जब हमने इसकी प्राइस को अपडेट करके इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया तो एक दफ़ा फिर से ये फंक्शन रन हुआ, इसने न्यूमरल के इस फंक्शन को कॉल किया और इस वक्त की करंट प्राइस को यहाँ पर पास किया। और इस तरीके से जब एक फंक्शन के ज़रिए हम इस वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो हर बार ये वैल्यू अप टू डेट रहेगी। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ आ गया होगा कि कंप्यूटेड वैल्यूज़ के लिए, जो कि ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि किसी और वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इस तरह की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोप्रिएट टूल है वो फंक्शन है। इस टेम्परेरी कोड को अब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना सकते हैं जिसका नाम हम फ्लोर फॉर्मेटेड रख सकते हैं और ये फंक्शन हमारे फ्लोर की फॉर्मेटेड वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिसके लिए अगेन हम अपनी टेम्पलेट में आकर यहाँ से ये लॉजिक कॉपी कर सकते हैं और इसे यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं। यहाँ पर अगेन हम दिस का कीवर्ड यूज़ करेंगे और अब अगर हम यहाँ पर आकर इस लॉजिक को थोड़ा सा अपडेट करें ताकि ये हमें एरर थ्रो ना करे, तो हम यहाँ पर प्राइस फॉर्मेटेड की जगह फ्लोर फॉर्मेटेड का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पहले ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास फ्लोर की वैल्यू भी यहाँ पर अपडेट हो गई है। अब हम वापस अपने कोड में चलकर अपने बाकी के डेटा को एडजस्ट करेंगे ताकि हमारे ये हाइफन्स का इशू सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर अगर हमें अपने सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर यही दो फंक्शंस चाहिए हों तो हम सिंपली इन्हें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो हमें इन दोनों फंक्शंस में किसी किस्म का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस प्राइस की वैल्यू हम डायनामिकली दिस के कीवर्ड के ज़रिए इसी ऑब्जेक्ट से उठा रहे हैं। और यही सेम केस हमारी फ्लोर की वैल्यू के साथ भी है कि हम यहाँ पर सिंपली इस तरह से 1 नहीं लिख रहे, बल्कि इस दिस के कीवर्ड के ज़रिए इसी ऑब्जेक्ट के इस फ्लोर को उठा रहे हैं। तो जब ये फंक्शन इस ऑब्जेक्ट पर कॉल होगा तो ये अपने ऑब्जेक्ट की फ्लोर की वैल्यू उठाएगा और जब इस पहले ऑब्जेक्ट पर कॉल होगा तो इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की फ्लोर की वैल्यू उठाएगा। हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करके अपने ब्राउज़र में इसके रिजल्ट को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सेकंड आइटम में भी इसकी फॉर्मेटेड वैल्यूज़ रेंडर हो गई हैं। अब यहाँ से आगे अगर हम चाहें तो हम इन्हीं दो फंक्शंस को कॉपी करके अपने हर आइटम के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये काम करने में दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये कि ये डुप्लीकेशन ऑफ कोड है, जिसे कि हमें जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा मेन प्रॉब्लम इस अप्रोच के साथ ये है कि फ्यूचर में आइडियली ये डेटा हम किसी एक्सटर्नल डेटाबेस में स्टोर कराएंगे और उसी से इसे रिट्रीव करेंगे। और डेटाबेसेस में या किसी भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जब हम डेटा सेव कराते हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ अपने डेटा वाले पार्ट को स्टोर कराते हैं और इस तरह की फंक्शनैलिटी को या फंक्शंस को स्टोर नहीं कराते। ऑल्दो के ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस कंसिडर होता है और उसकी मेन वजह यह है कि डेटाबेस में स्टोर किए जाने वाले डेटा को हम लैंग्वेज न्यूट्रल रखते हैं ताकि ये डेटा अगर हम किसी और लैंग्वेज में भी कंज्यूम करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर आप इसी डेटा के लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जहां पर आप फॉर एग्जांपल कोटलिन लैंग्वेज को या जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो वहां पर भी ये डेटा उसी तरह काम करेगा जिस तरह के ये हमारी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में काम कर रहा है। लेकिन ये जो फंक्शनैलिटी या ये जो फंक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक हैं और इसीलिए हम इन्हें किसी न्यूट्रल डेटाबेस में स्टोर नहीं कराते। ये पॉइंट समझने में अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ भी पता चलती जाती हैं। फिलहाल हम यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ कोड वाले इशू को एड्रेस करने के लिए इस कोड को रीफैक्टर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने के लिए
हम अपने अपेंडिक्स के फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम objectConstructors.html रखेंगे। यहाँ पर हम एक ब्लैंक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं और एक स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इस स्क्रिप्ट टैग में हम एक सिंपल लॉग स्टेटमेंट लिखकर इस पेज को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पेज हमारे ब्राउजर में खुल चुका है और हेलो वर्ल्ड का ये लॉग हमें अपने कंसोल में नजर आ रहा है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर जो एग्जांपल्स हम क्रिएट करेंगे उन्हें अपने एक्चुअल डेटा से इजीली रिलेट करने के लिए हम अपनी index.html फाइल में चलते हैं और यहाँ से numeral.js के स्क्रिप्ट को भी अपनी इस फाइल में इंक्लूड करा लेते हैं। अब इस स्क्रिप्ट में हम कुछ नए वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। पहला वेरिएबल product1 होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में एक टाइटल होगा, इसकी प्राइस होगी और इसी तरीके से हमारे पास एक सेकंड प्रोडक्ट होगा। अब जैसा कि हमने अपनी प्रॉपर्टीज के डेटा के लिए किया था, हम यहां से प्राइस फॉर्मेटेड का ये फंक्शन कॉपी करेंगे और इसे यहां पर फिलहाल दोनों प्रोडक्ट्स में पेस्ट करेंगे और ये फंक्शन बेसिकली numeral.js को यूज करके हमें एक फॉर्मेटेड $प्राइस रिटर्न करेगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल product2 की फॉर्मेटेड प्राइस को कॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास $500 प्रिंट हो गया है। अब अगर हम अपने इस सारे कोड को एनालाइज करें तो हम यहाँ पर मिलती जुलती फंक्शनैलिटी बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका एक टाइटल होगा, एक प्राइस होगी और उस पर प्राइस फॉर्मेटेड का ये फंक्शन होगा। तो अगर हमें यहाँ पर एक तीसरा प्रोडक्ट क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पर इसी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको रीनेम कर सकते हैं और इस थर्ड प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए जो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट का काम किया है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक तरह से डुप्लीकेशन ऑफ कोड है और इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के प्रोसेस को हम एक फंक्शन के जरिए सेंट्रलाइज कर सकते हैं और इसे रीयूजेबल बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम फिलहाल प्रोडक्ट रखेंगे। इस फंक्शन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए इस प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट पर ये डुप्लीकेट फंक्शनैलिटी जो कि प्राइस फॉर्मेटेड का फंक्शन है ये अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसे कि हम प्रोडक्ट के एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होंगी और प्राइस फॉर्मेटेड का ये मेथड होगा। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट टाइटल को सेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू फिलहाल हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस होगी जिसकी वैल्यू हम फिलहाल 0 रख लेते हैं और इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस फॉर्मेटेड का ये फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद और इस पर ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स पॉपुलेट करने के बाद फाइनली हमारा ये फंक्शन इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। अब अगर हम यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिखें और उसमें इस प्रोडक्ट के फंक्शन को कॉल करें और इसके रिजल्ट को चलकर अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लॉग हुआ है जो कि हमारे फंक्शन ने रिटर्न किया है। इसकी प्राइस फिलहाल 0 है, इस पर प्राइस फॉर्मेटेड का ये मेथड है और इसके टाइटल की वैल्यू फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टाइटल और प्राइस की ये वैल्यूज हार्ड कोड कर रखी हैं और इस फंक्शन को सही तरीके से यूजफुल बनाने के लिए हम ये वैल्यूज इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स के जरिए रिसीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल की एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ ही प्राइस की एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट डॉट टाइटल को आर्ग्यूमेंट से आने वाले टाइटल से रिप्लेस करेंगे और इसी तरह इस प्राइस को आर्ग्यूमेंट से आने वाली प्राइस के इक्वल सेट करेंगे। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस टाइटल की वैल्यू और ये प्राइस यहाँ पर पास कर सकते हैं। इसके रिजल्ट को हम अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार हमारी प्राइस 100 है और हमारा टाइटल product1 सेट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हमने मैनुअली क्रिएट किए थे इनकी जगह पर हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस फंक्शन को
कॉपी करते हैं, इस लॉग स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं और इस प्रोडक्ट 1 के लिए हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम ये दो वैल्यूज पास करेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट 2 के लिए हम अगेन इसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इस बार हमारी ये वैल्यूज कुछ चेंज हो जाएंगी और इसी तरह हम प्रोडक्ट 3 के लिए भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब अगर हम अपने इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लॉग करें और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ लॉग हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन के प्रोसेस को एक फंक्शन के ज़रिए सेंट्रलाइज कर लिया है और इसे रीयूजेबल बना लिया है। इसके साथ ही साथ इस फंक्शन के ज़रिए हमने अपने इस डुप्लीकेट कोड के इशू को भी एड्रेस कर लिया है और अब जब भी हमारा एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके ऊपर एक प्राइस फॉर्मेटेड का फंक्शन ऑलरेडी मौजूद होगा। और बाय द वे यहाँ पर हमें कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है और वो ये कि इस बार हम यहाँ पर दिस डॉट प्राइस की जगह पर प्रोडक्ट डॉट प्राइस को यूज़ करेंगे या सिंपली हम यहाँ से इस प्राइस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अपने इस पैटर्न को कंसिस्टेंट रखने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्राइस ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये बेसिकली वही प्राइस है जो कि हमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स में से मिलकर इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट पर सेट होगी। तो अब अगर हम इस कोड को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट 1 डॉट प्राइस फॉर्मेटेड के फंक्शन को कॉल करें और इसी तरह ये फंक्शन हम अपने बाकी के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी कॉल कर दें और इसे सेव करके अपने ब्राउज़र में इसके रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेटेड प्राइस प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे और इनमें से कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी फंक्शंस वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी इन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है और इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये फंक्शन एक सेल्फ कंटेनिंग प्रोग्राम होता है। इस फंक्शन की बॉडी में आप कोई भी ऐसा काम जो कि आप इस फंक्शन से बाहर कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई लूप रन कर सकते हैं और इसी तरह जो भी काम आप इस फंक्शन से बाहर कर सकते हैं आप फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने ये बताया कि ये फंक्शंस एक सेल्फ कंटेनिंग प्रोग्राम की तरह काम करते हैं तो इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर रहे होंगे वो इस फंक्शन से बाहर बिल्कुल अननोन होगी। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करूँ जिसका नाम हम सेल्स काउंट रख सकते हैं और इस वेरिएबल में हम इस प्रोडक्ट के सेल्स काउंट को स्टोर करेंगे तो अगर हम बाहर इस प्रोडक्ट को लॉग करें और इसके रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि इस लॉग के रिजल्ट में सेल्स काउंट नाम का कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है और उसकी वजह यह है कि इस फंक्शन से जो चीज़ हम रिटर्न कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का ये ऑब्जेक्ट है और इस फंक्शन के स्कोप से बाहर हमें सिर्फ वो डेटा या इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि हम इस फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक और लॉग स्टेटमेंट लिखूँ जिसके अंदर मैं सेल्स काउंट का ये वेरिएबल लॉग करूँ और इसके रिजल्ट को हम अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक एरर नज़र आ रहा है कि रेफरेंस एरर सेल्स काउंट इज़ नॉट डिफाइंड। उसकी वजह ये है कि अगेन ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ अपर स्कोप में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है और ये वेरिएबल इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल या एक प्राइवेट वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन इससे बाहर यूज़ या एक्सेस नहीं कर सकते। अब इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये वेरिएबल बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और किसी तरीके से इस प्रोडक्ट के ज़रिए एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस कंसोल लॉग स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ से कट करके अपने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ले जाएं और इसे फॉर एग्जांपल यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट से पहले पेस्ट कर दें और अब अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि इस बार यहाँ पर 3 बार 0 लॉग हुआ है और उसकी वजह यह है कि इस फंक्शन को हमने यहाँ पर 3 बार कॉल किया है। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जब जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमारा ये वेरिएबल क्रिएट हुआ और इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन की बॉडी के अंदर फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट पर एक नया फंक्शन क्रिएट करूं जिसका नाम हम सेल रख सकते हैं तो इस फंक्शन में हम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम अपने सेल के फंक्शन के कॉल होने पर अपने इस सेल्स काउंट के वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम एक स्टेटमेंट लॉग करें जिसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं जैसा कि टाइटल जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टाइटल होगा हैज़ बीन सोल्ड सेल्स काउंट टाइम्स, जिसमें हमारे सेल्स काउंट की वैल्यू को हम इंटरपोलेशन के जरिए सब्सटीट्यूट करेंगे। इस दूसरी लॉग स्टेटमेंट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब अगर हम अपने इस लॉग का रिजल्ट देखें तो आप देखेंगे कि हमारे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेल का ये फंक्शन मौजूद है।
अब अगर हम इस सेल के फंक्शन को कॉल करें, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने प्रोडक्ट 1 के सेल के फंक्शन को कॉल करूं, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट 1 हैज बीन सोल्ड 1 टाइम्स यहाँ पर लॉग हो गया है और इसमें 1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे इंटरनल या प्राइवेट वेरिएबल से आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसी स्टेटमेंट को एक दफ़ा फिर से कॉल करूं और इसके रिजल्ट को हम अपने ब्राउज़र में देखें, तो आप देखेंगे कि दूसरी दफ़ा कॉल करने पर ये वैल्यू 2 हो गई है और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इस प्रोडक्ट के फंक्शन की कॉल से सेल्स काउंट का जो वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हुआ था वो अपनी वैल्यू भी मेंटेन कर रहा है। और अगर हम इसे किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के जरिए, जिसे कि हमने ग्लोबली रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए एक्सपोज कर रखा है, इसे मैनिपुलेट करें तो इसकी वैल्यू भी अपडेट होगी। यहाँ पर एक दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब जब हमारा प्रोडक्ट का ये फंक्शन कॉल होगा तब तब इन सारे वेरिएबल्स का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। यानी कि ये फंक्शन कॉल जो कि हमने प्रोडक्ट 2 के लिए की है, इसके लिए एक अलग से सेल्स काउंट का वेरिएबल क्रिएट होगा और वो अपनी वैल्यू को अलग से लेकर चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर इस प्रोडक्ट 1 को 2 दफ़ा सेल करने के बाद हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट 2 को एक दफ़ा सेल करें, तो आप देखेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेल्स काउंट की इंटरनल वैल्यू अलग अलग मेंटेन हो रही है। तो अगर हम वापस अपने ब्राउज़र में चलें, तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट 1 के इस सेल्स काउंट की वैल्यू 2 है, जबकि प्रोडक्ट 2 के इसी सेल्स काउंट की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये कि हर दफ़ा इस प्रोडक्ट के फंक्शन को कॉल करने पर इस सारे कोड का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा और अपनी वैल्यूज को अलग से मेंटेन करेगा। और इस तरीके से हम फंक्शंस के जरिए एक सेल्फ कंटेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर एक स्टेप आगे बढ़कर एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जिसका सारा डेटा और लॉजिक इस फंक्शन के अंदर कंटेन्ड होगा। और इस प्रोग्राम या एप्लीकेशन से बाहर हम सिर्फ वो चीज़ें एक्सेस कर सकेंगे जिन्हें हम एक्सप्लिसिटली इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो इन ऑब्जेक्ट्स की टाइप से रिलेटेड है और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम प्रॉपर्टी रखेंगे और इस वेरिएबल की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए हम अपनी data.js की फाइल में से एक प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम अपनी इस लॉग स्टेटमेंट में इस प्रॉपर्टी को लॉग कर लेते हैं और इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स लॉग हो चुके हैं और हमारा पहला ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट है जबकि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अब हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका नाम हम फिलहाल obj रख लेते हैं और इसकी वैल्यू के तौर पर हम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रोडक्ट 1 के वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल सेट कर देता हूं और अब अगर हम इस obj के वेरिएबल को लॉग करें तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमारे पास यहाँ पर एक इफ कंडीशन होगी और इस इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन हम टेस्ट करेंगे वो ये कि क्या इस वेरिएबल की टाइप एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है या एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक बूलियन ट्रू वैल्यू डाल देता हूँ और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लॉग करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो हम यहाँ पर लॉग करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप इस कंडीशन को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। अगर हम विजुअली इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखें तो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी तरह हमारे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हमें ये टेस्ट करना है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट है तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक स्पेशल ऑपरेटर जो कि टाइप ऑफ का ऑपरेटर है उसे यूज़ कर सकता हूँ और ये चेक कर सकता हूँ कि इफ़ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज ये एक प्रोडक्ट नहीं होगा। तो हम अगर इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज़ अ प्रोडक्ट लॉग हो गया है। लेकिन अगर हम वापस अपने एडिटर में चलें तो हम देख सकते हैं कि ये टाइटल की प्रॉपर्टी हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी के इस ऑब्जेक्ट पर भी मौजूद है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रोडक्ट 1 की जगह प्रॉपर्टी भी सेट कर दें तब भी अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो अभी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज़ अ प्रोडक्ट लॉग हुआ है जो कि सही रिजल्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर अब एक एडिशनल स्टेटमेंट डाल सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि इफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस फॉर्मेटेड इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तो इन दैट केस हमारा ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट है। इसे सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में देखते हैं
और आप देख सकते हैं कि अभी भी ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ही लॉग हुआ है, और उसकी वजह यह है कि प्राइस फॉर्मेटेड का ये मेथड भी हमारे इस प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट पर मौजूद है। तो इस तरह से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की टाइप को डिटरमिन करने का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम अगर चाहें तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करके ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जो कि हमने यहाँ पर देखी है, हो सकता है कि हमारी ये प्रॉपर्टीज़ भी कॉमन हो, जिसकी वजह से हम सही रिजल्ट पर ना पहुंच सकें। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको एक लंबी लिस्ट इन कंडीशंस की चाहिए होगी, जिसके बाद आप अपने सही रिजल्ट तक पहुंच सकेंगे। हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व तब होगा जब हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिसके ज़रिए हम अपने इन ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक टाइप असाइन कर सकें, जिसके बाद कोड के लेवल पर हम ये चीज़ ईजीली डिटरमिन कर पाएँ कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। जिस तरीके से अभी तक हम ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते आ रहे हैं, इनको हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में किसी भी किस्म का डेटा हम रख सकते हैं और इसकी कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होती, इसीलिए इन्हें हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम एक टाइप कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक बार वापस अपने ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ से अपने इन ऑब्जेक्ट्स के लॉग के रिजल्ट को ओपन करके देखते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से अपने इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को ओपन करें तो यहाँ पर हमें प्रोटोटाइप का ये सेक्शन नज़र आएगा, जिसे कि अगर हम ओपन करें तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का ये कीवर्ड नज़र आएगा। ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ के कीवर्ड से हमें हमारा कंसोल ये बता रहा है कि ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम फिलहाल ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोई ऑब्जेक्ट अनोनिमसली क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर हम अपने कंसोल में ही यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और हम इस ऑब्जेक्ट को इन दो कर्ली ब्रेसेस के जरिए इस तरह से क्रिएट करें जैसे कि हम करते आ रहे हैं, और इसके रिजल्ट को लॉग करें और इसे ओपन करके देखें, तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन है। तो इस तरीके से जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मिसाल के तौर पर हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आईडी की वैल्यू होगी, और इसको लॉग करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर इसका नाम लिखकर एंटर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगेन इस तीसरे ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर टाइप भी ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, और ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन हमें ये बात बताता है कि ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को यूज़ करके बनाया गया है। तो जब भी हम अनोनिमसली इन दो कर्ली ब्रेसेस के जरिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट के इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए क्रिएट होता है। तो अगर हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट में हम एक कस्टम कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बना सकते हैं, और जब हम उस फंक्शन को यूज़ करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की वैल्यू हमारा नया कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाएगी, और एक तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्ट की बेस टाइप के तौर पर काम करेगी। तो हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था, जिसका मकसद प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे रिटर्न करना था। तो एसेंशियली इस वक्त हमारा ये फंक्शन प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसे रिटर्न करा रहा है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने अभी कुछ ही देर पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को डिस्कस किया था, उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ये फंक्शन एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है। तो अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो ये कि इसी फंक्शन को एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में हमें दिस नाम का एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल मिलता है जो कि हमारे बेस ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम इस प्रोडक्ट नाम के एम्प्टी ऑब्जेक्ट की जगह पर अपने दिस के इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, और अब यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ पर भी प्रोडक्ट का ये वेरिएबल यूज़ किया था, इसकी जगह पर हम दिस का वो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट टाइटल की जगह पर दिस डॉट टाइटल सेट करेंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया है, इसकी जगह पर हम दिस का वो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट काम जो इस फंक्शन को एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए ज़रूरी है वो ये कि हम यहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट भी रिमूव कर देंगे। इस दिस नाम के कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट करने के बाद और इस रिटर्न स्टेटमेंट को रिमूव करने के बाद अब हमारा ये फंक्शन एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे। तो अब क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट रिमूव कर दी है, तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है जो कि हम इसकी यूजेज के साथ यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर जहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, इससे पहले हम न्यू का एक कीवर्ड यूज़ करेंगे और ये हमारे लिए इस फंक्शन में पॉपुलेट होने वाले दिस केस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनाकर हमें रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पर अपने बाकी के प्रोडक्ट्स के साथ भी न्यू का कीवर्ड लिखेंगे। और अब अगर हम वापस चलकर अपने ब्राउज़र में इसके रिजल्ट को देखें, तो आप यहाँ पर अगर हम अपने इस प्रोडक्ट 1 के लॉग को देखें तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे वो ये कि यहाँ पर प्रोडक्ट का कीवर्ड हमें नज़र आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि इसके आगे प्रिंट होने वाला ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे ओपन करें और इसके प्रोटोटाइप के सेक्शन में जाएं, तो इस बार आप देखेंगे कि हमारे कंस्ट्रक्टर की टाइप हमारा प्रोडक्ट का वो फंक्शन है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और अब हम ये देख लेते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ज़रिए क्रिएट होने वाले ऑब्जेक्ट्स की टाइप को हम कोड के लेवल पर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी इफ स्टेटमेंट में चलें, तो अब अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट की टाइप प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक स्पेशल ऑपरेटर जो कि इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर है, और इसके बाद अपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट हमारे प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंस है या नहीं। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में देखें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट लॉग हो गया है, क्योंकि इस वक्त हमने अपने इस OBJ के वेरिएबल की वैल्यू को प्रॉपर्टी के इक्वल सेट कर रखा है। इसकी जगह पर अगर हम अपने एक प्रोडक्ट को यहाँ पर सेट करें और आप इसके रिजल्ट को देखें, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज़ अ प्रोडक्ट यहाँ पर लॉग हो गया है। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ जो कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि नॉर्मली हम अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के नाम को पैस्कल केसिंग में लिखते हैं, यानी कि इसके नाम के पहले अल्फ़ाबेट को अपर केस में लिखते हैं। ये चीज़ लैंग्वेज का कोई रूल नहीं है, यानी कि अगर आप चाहें तो इस P को लोअर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल कन्वेंशन है जो कि हम कंस्ट्रक्टर्स के नेम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पैस्कल केसिंग आपकी जनरली कैमल केसिंग की तरह ही काम करती है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आपके पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट अपर केस में लिखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टाइप का नाम प्रोडक्ट 1 रखना चाहते तो हम यहाँ पर O को कैपिटल रख के अगला वर्ड लिख सकते हैं। तो अब जबकि हमने ये देख लिया कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन के लॉजिक को रीयूजेबल बना सकते हैं और इस तरह के कोड डुप्लीकेशन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, तो अब हम वापस चलेंगे अपनी data.js फाइल की तरफ और इन कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने एक सिंगल प्रॉपर्टी आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम प्रॉपर्टी ही रखेंगे। हमारे इस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट होने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारे एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज मौजूद होंगे, तो एक एक करके हम इन्हें दिस के इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर सेट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये आईडी की वैल्यू हम अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, और इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास टाइटल का एक एट्रीब्यूट होगा जिसकी वैल्यू अगेन हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में से रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैटर्न जो हमें देखना है वो ये कि या तो हम ये सारे एट्रीब्यूट्स एक एक करके अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, या फिर हम ये जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएटेड हैं, तो अगर हम चाहें तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं और इसका नाम फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टी डेटा रख सकते हैं, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के तौर पर जो पूरा ऑब्जेक्ट पास होगा उसकी आईडी को हम इस आईडी के ऊपर सेट करेंगे। इसी तरह टाइटल के लिए हम प्रॉपर्टी डेटा डॉट टाइटल को यूज़ कर सकते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने ये सारे एट्रीब्यूट्स अपने दिस के कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉपुलेट कर लिए हैं, और लास्ट में जो काम हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अपने इन्फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स वाले फंक्शंस को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाएंगे और इन्हें भी अपने दिस के ऑब्जेक्ट पर सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्राइस फॉर्मेटेड का फंक्शन और फ्लोर फॉर्मेटेड का फंक्शन भी इस दिस के ऑब्जेक्ट पर पॉपुलेट कर दिया है। नेक्स्ट काम जो यहाँ पर हम करेंगे वो ये कि अपने इस डेटा में से ये फंक्शंस रिमूव कर देंगे। इस डेटा को क्लीन अप करने के बाद जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो ये कि इस डेटा के ऊपर इटरेट करना है और इसके अगेंस्ट एक नई अरे क्रिएट करनी है जिसमें हर ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर
इस काम के लिए एक नए फंक्शन का यूज़ करेंगे और फिलहाल इसे हम टेम्प का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रॉपर्टी डेटा के ऊपर इटरेट करने के लिए मैप का एक फंक्शन यूज़ करेंगे और ये फंक्शन बिल्कुल फॉर ईच के फंक्शन की तरह काम करता है। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप जो फंक्शन पास करेंगे इस फंक्शन में से आप एक चीज़ रिटर्न करेंगे और यहाँ से रिटर्न होने वाली हर वैल्यू को यूज़ करके हमारा ये फंक्शन एक नई अरे बिल्ड करेगा और उसे रिटर्न करेगा, जिसे कि हम टेम्प के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए फिलहाल हम यहाँ से 0 की वैल्यू रिटर्न करके देखते हैं और इस टेम्प के वेरिएबल को लॉग करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक अरे लॉग हुई है जिसमें कि 9 एलिमेंट्स हैं और अगर हम इसे ओपन करके देखें तो आप देखेंगे कि इसमें से हर एलिमेंट 0 है और ये 0 की वैल्यू वही वैल्यू है जो कि हमने अपने मैप के कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न की थी। इसके अगेंस्ट अगर हम वापस चलें और यहाँ से फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को ही रिटर्न कर दें और इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि इस बार हमारी अरे में हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने अपने मैप के कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न की हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को एज सच रिटर्न करने की बजाय इसे थोड़ा सा प्रोसेस कर लें, यानी कि इसकी जगह पर अगर हम अपना एक नया प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और उसमें इस प्रॉपर्टी को एज सच एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दें और अब अगर इसे सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि इस बार हमारी अरे में आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर हम इसे ओपन करें तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर प्राइस फॉर्मेटेड और फ्लोर फॉर्मेटेड का ये फंक्शन मौजूद है। अब अगर हम वापस अपने एडिटर में चलें तो जैसे कि हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की थी कि ये ऊपर आने वाला डेटा हमारा रॉ डेटा है जो कि हमें किसी डेटाबेस से आइडियली फ्यूचर में रिसीव होगा, तो इसका नाम हम चेंज करके प्रॉपर्टीज़ डेटा रॉ कर देते हैं और अपने स्टैम्प के वेरिएबल को रीनेम करके प्रॉपर्टीज़ डेटा कर देते हैं। तो ये डेटा बेसिकली हमारी एप्लीकेशन में नीचे पास ऑन होगा और ये लूप हम अपने प्रॉपर्टीज़ डेटा रॉ के ऊपर करके इससे ये नई अरे जनरेट करेंगे। अब अगर हम वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ये सारे आइटम्स ठीक तरीके से रेंडर हो गए हैं और इस बार ये हमारे नए प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमारे हर आइटम पर ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स सही तरीके से रेंडर हो गई हैं। तो अगर हम अपने इस सारे काम को थोड़ा सा रिकैप करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका मकसद हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि हमारे एक सिंगल प्रॉपर्टी आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। इस कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्ट होने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले तो हमें अपना कंप्लीट रॉ डेटा मिलेगा। इसके अलावा हम अपने हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एडिशनल फंक्शन सेट करेंगे जिनका मकसद हमारे इस रॉ डेटा को यूज़ करके कुछ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स जनरेट करना होगा। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि ये इंश्योर करेंगे कि हमारा ये रॉ डेटा एज सच आगे पास ना हो और इसीलिए हमने इस वेरिएबल को रीनेम कर लिया है। इस वेरिएबल को रीनेम करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ डेटा का ये वेरिएबल दोबारा से क्रिएट करेंगे और हमारे रॉ डेटा की जगह ये वो डेटा होगा जिसे कि हम आगे पास करेंगे और अपनी एप्लीकेशन में जगह जगह पर कंज्यूम करेंगे। इस प्रोसेस डेटा को जनरेट करने के लिए हमने सिंपली अपने रॉ डेटा के ऊपर लूप किया जिसके लिए हमने मैप का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ से अपने हर प्रॉपर्टी आइटम को अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए एक प्रॉपर्टी टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और इस प्रोसेस से जनरेट होने वाली अरे को इस प्रॉपर्टीज़ डेटा में स्टोर कराया। और इस प्रॉपर्टीज़ डेटा को जब हम आगे पास करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी properties.js फाइल में जाएं तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ डेटा के ऊपर लूप करके अपनी ये टेम्पलेट्स जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर इस लूप में आने वाली हर प्रॉपर्टी की वैल्यू इस बार हमारा रॉ डेटा नहीं है बल्कि हमारे प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्टर से जनरेट होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ से अगर हम property.js में जाएं तो यहाँ पर पास होने वाली इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्राइस फॉर्मेटेड और फ्लोर फॉर्मेटेड के मेथड्स ऑलरेडी मौजूद होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए हैं इनिशियली आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं और आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें तो विजुअली और फंक्शनली इस सारे काम को करने से पहले और इस सारे काम को करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बल्कि हमारी एप्लीकेशन विजुअली अभी भी वैसी ही नज़र आ रही है जैसी कि ये सारा काम करने से पहले थी। तो फिर ये सारा काम करने का फ़ायदा क्या है? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप चाहें तो जिस तरह से हम ये काम पहले कर रहे थे उसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ ग्रो होगा
तो इस कोड को स्केल करना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जाएगा और ये टूल्स हमें इसे सही तरीके से स्केल करने में और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ ये टूल्स आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बेस प्रोवाइड करेंगे जो कि आगे चलकर आपको आपके करियर में बहुत काम आएगी। और इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे चलकर इस प्रोजेक्ट में बार बार अप्लाई करेंगे ताकि ये सही तरीके से आपके दिमाग में ड्रिल हो जाएं। तो दोस्तों ये था हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स और कस्टम टाइप्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।